इस डेटा को यहाँ पे जब लिखना शुरू करेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो ये जो मोर देन 150, 150, 140, 130 जो वैल्यू दिख रहा है ना, इसमें जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उस तरफ से लिखना शुरू कीजिएगा। मतलब देख सकते हैं यहाँ पे मोर देन 80 जो लिखा हुआ है इस साइड से लिखना शुरू करेंगे। मतलब मोर देन 180 सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे मोर देन 90, ठीक है ना, ये पहले लिखना आपको। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में हमेशा मोर देन 80 जो लिखा हुआ यहाँ पे उस साइड ही लिखा रहेगा, ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में यहाँ भी लिखा रह सकता है। तो बस याद रखना है कि ये जो लिखा 150, 140, 130 इन सब में जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उस तरफ से नहीं दिया रहता है। सही है। नेक्स्ट क्या करना है हमें, क्लास इंटरवल कैलकुलेट करना। क्लास इंटरवल एक चीज याद रखिएगा, जब मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था लेस देन टाइप वाला, तो उसमें मैंने बताया था कि ये जो वैल्यू होता है ना, ये वैल्यू लेस देन वाले में हमने बोला था अगर ये होता है लेस देन 80 ऐसे लिखा होता है, मान लीजिए लेस देन 80, तो ये सब जो वैल्यू होता है ये सब वैल्यू ये बेसिकली क्या होता है, तो किसी भी क्लास का अपर लिमिट होता है। ये मैंने बताया था लेस देन वाले में। लेकिन मोर देन वाले में क्या होता है, मोर देन वाले में देख सकते हैं यहाँ जो 80, 90, 100, 110 जो लिखा हुआ है ये बेसिकली क्या है, तो हर क्लास का ये क्या लिखा हुआ है, तो हर क्लास का ये लोअर लिमिट लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे क्लास लिखेंगे तो 80 जो होगा फर्स्ट क्लास का लोअर लिमिट होगा, 90 दूसरे क्लास का लोअर लिमिट, उसके बाद हो गया 150। सही है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी दो लगातार वैल्यू को माइनस कीजिए, यहाँ पे जैसे 80 और 90 में दोनों को माइनस करेंगे, इस सेंस में माइनस कीजिएगा कि पॉजिटिव वैल्यू है। तो 90 और 80 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10, मतलब क्लास का साइज है 10। तो अगर ये 80 है तो हर लोअर लिमिट में हर क्लास लोअर लिमिट यहाँ जो मिला हुआ है हर क्लास का उसमें 10 ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, तो अपर लिमिट मिल जाएगा। 80 प्लस 10 90, 90 प्लस 10 100, 100 प्लस 10। यहाँ पे अगर वैल्यू को देखिएगा, यहाँ पे वैल्यू को, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, लोगों को बार बार कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूज करके मिस्टेक करते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ ना, कभी कभी ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं रहेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, बस फ्रीक्वेंसी ही लिखा रहता है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखने से ये नहीं समझना है कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ है, तो फिर कैसे चेक करें सर, अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख दिया तो फ्रीक्वेंसी ना समझे, नहीं, तो फिर किसको देखें, ये सब वैल्यू को देखिए। अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो रहा या फिर ये सब वैल्यू डिक्रीज हो रहा, अगर वैल्यू इंक्रीज होता जा रहा या फिर वैल्यू डिक्रीज होता चला जा रहा है, तो उस केस में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया रहता है। लेकिन अगर वैल्यू रैंडम होगा, कहीं बढ़ गया, मतलब बढ़ते 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 यहाँ तक बढ़ा फिर घटना शुरू हो गया, मतलब रैंडम ऑर्डर में, कोई फिक्स ऑर्डर में नहीं होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होगा, रैंडम ऑर्डर में लिखा होता है, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी। बट यहाँ पे देखेंगे तो 0 से बढ़ के 12, 12 से बड़ा क्या हुआ 27, 27 से बड़ा 60, 60 से बड़ा 105, इस तरह से आप देख सकते हैं वैल्यू इंक्रीज हो रहा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ, मतलब ये सब वैल्यू फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो क्या है भाई, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में, और आज के इस वीडियो में करने वाले हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 एंड नेम ऑफ दैट चैप्टर इज स्टैटिस्टिक्स। बेसिकली आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें हम लोग करेंगे मीडियन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी वीडियो मैंने मीडियन के बारे में डिस्कस किया है, बट आज का जो क्वेश्चन होगा थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा। आज का जो क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग करेंगे वैसे क्वेश्चन जिसमें डेटा जो होते हैं मोर देन दिया रहता है, मोर देन टाइप में डेटा दिया रहता है, मोर देन, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, मोर देन 150, मोर देन 140, मोर देन 130। तो इस डेटा को हम, इस डेटा की हेल्प से कैसे हम लोग क्लास इंटरवल कैलकुलेट करते हैं, क्लास इंटरवल कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद का कॉन्सेप्ट एज इट इज होगा जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। ओके, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ये लगता है ये वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उसके साथ शेयर भी करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपको 4 कॉलम्स बना लेने होते हैं, 1 2 3 4 कॉलम्स आपको बना लेने हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में क्या लिखना है, यही एज लिख लेना है जो ईयर्स में दिया होता है। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, इसमें जब लिखा हुआ है मोर देन 150, मोर देन 130, मोर देन 140, मोर देन 130, मोर देन 120, ये जो डेटा लिखा हुआ है, ठीक है ना, इस डेटा को यहाँ पे जब लिखना शुरू करेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो ये जो मोर देन 150, 150, 140, 130 जो वैल्यू दिख रहा है ना, इसमें जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उस तरफ से लिखना शुरू कीजिएगा। मतलब देख सकते हैं यहाँ पे मोर देन 80 जो लिखा हुआ है इस साइड से लिखना शुरू करेंगे, मतलब मोर देन 180 सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे मोर देन 90, ठीक है ना, ये पहले लिखना आपको। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में हमेशा मोर देन 80 जो लिखा हुआ यहाँ पे उस साइड ही लिखा रहेगा, ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में यहाँ भी लिखा रह सकता है। तो बस याद रखना है कि ये जो लिखा हुआ 150, 140, 130 इन सब में जो सबसे छोटा वैल्यू होगा उस तरफ से लिखना शुरू करना आपको, ठीक है, इस टेबल में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मोर देन 180, देन मोर देन 90, उसके बाद मोर देन 100, मोर देन 110, मोर देन 120, मोर देन 130, मोर देन 140, मोर देन 150। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, लिख लेना जो आपके क्वेश्चन में ही दिया रहता है। सही है। नेक्स्ट क्या करना है हमें, क्लास इंटरवल कैलकुलेट करना। क्लास इंटरवल एक चीज याद रखिएगा, जब मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था लेस देन टाइप वाला, तो उसमें मैंने बताया था कि ये जो वैल्यू होता है ना, ये वैल्यू लेस देन वाले में हमने बोला था अगर ये होता है लेस देन 80 ऐसे लिखा होता, मान लीजिए लेस देन 80, तो ये सब जो वैल्यू होता है ये सब वैल्यू
ये बेसिकली क्या होता है, तो किसी भी क्लास का अपर लिमिट होता है। ये मैंने बताया था लेस देन वाले में। लेकिन मोर देन वाले में क्या होता है, मोर देन वाले में देख सकते हैं यहाँ जो 80, 90, 100, 110 जो लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या है, तो हर क्लास का ये क्या लिखा हुआ है, तो हर क्लास का ये लोअर लिमिट लिखा हुआ है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे क्लास लिखेंगे तो 80 जो होगा फर्स्ट क्लास का लोअर लिमिट होगा, 90 दूसरे क्लास का लोअर लिमिट, 100 तीसरे क्लास का लोअर लिमिट होगा। तो ये सब जो वैल्यू है बेसिकली क्या है, लोअर लिमिट है हर एक क्लास का, जो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 80, 90, 100, 110, ठीक है ना, 140, उसके बाद हो गया 150। सही है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी दो लगातार वैल्यू को माइनस कीजिए, यहाँ पे जैसे 80 और 90 में दोनों को माइनस करेंगे, इस सेंस में माइनस कीजिएगा कि पॉजिटिव वैल्यू है। तो 90 और 80 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10, मतलब क्लास का साइज है 10। तो अगर ये 80 है तो हर लोअर लिमिट में हर क्लास लोअर लिमिट यहाँ जो मिला हुआ है हर क्लास का, उसमें 10 ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, तो अपर लिमिट मिल जाएगा। तो 80 प्लस 10 90, 90 प्लस 10 100, 100 प्लस 10 110। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, क्लास इंटरवल कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से मैं एक बार बता दो, अगर मोर देन होगा तो ये सब जो वैल्यू होता है दिस इज योर लोअर लिमिट ऑफ ईच क्लासेस। ठीक है, और अगर लेस देन होता है, यहाँ पे लेस देन 80 लेस देन 90 ऐसा लिखा रहता, तो उस केस में क्या होता है, अपर लिमिट दिया रहता है। क्लियर हो गया। चलिए, तो यहाँ पे लिख लेना, इस तरह से सारे क्लास इंटरवल को लिख लेना। अब देखिए यहाँ पे अगर वैल्यू को देखिएगा, यहाँ पे वैल्यू को, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, लोगों को बार बार कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूज करके मिस्टेक करते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ ना, कभी कभी ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन यहाँ पे मेंशन नहीं रहेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, बस फ्रीक्वेंसी ही लिखा रहता है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखने से ये नहीं समझना है कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ है। तो फिर कैसे चेक करें सर, अगर यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख दिया तो फ्रीक्वेंसी ना समझे, नहीं, तो फिर किसको देखें, ये सब वैल्यू को देखिए। अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो रहा या फिर ये सब वैल्यू डिक्रीज हो रहा, अगर वैल्यू इंक्रीज होता जा रहा या फिर वैल्यू डिक्रीज होता चला जा रहा है, तो उस केस में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया रहता है। लेकिन अगर वैल्यू रैंडम होगा, कहीं बढ़ गया, मतलब बढ़ते 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 यहां तक बढ़ा, फिर घटना शुरू हो गया, मतलब रेंडम ऑर्डर में, कोई फिक्स ऑर्डर में नहीं होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होगा, रेंडम ऑर्डर में लिखा होता है, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, फिर से मैं बता दूं, अगर ये वैल्यूज फ्रीक्वेंसी जो लिखा रहता है, अगर वो वैल्यू इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। लेकिन अगर ये वैल्यू फ्रीक्वेंसी का वैल्यू यहाँ पे अगर रेंडम ऑर्डर में दिया हुआ है तो वो फ्रीक्वेंसी होता है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। बट यहाँ पे देखेंगे तो 0 से बढ़ के 12, 12 से बड़ा क्या हुआ 27, 27 से बड़ा 60, 60 से बड़ा 105। इस तरह से आप देख सकते हैं वैल्यू इंक्रीज हो रहा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ, मतलब ये सब वैल्यू फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो क्या है भाई, ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। समझ रहे, तो ये क्या दिया, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख लेना है। ठीक है ना, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख लेना। अब इसके बाद क्या करना है, जब फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, फिर हमने पहले बताया था कि पीछे साइड से करते हैं, तो यहाँ पे देखें इन दोनों को माइनस करना है, बट यहाँ से नहीं देखना, आपको यहाँ से देख लेना है। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करके पहले वाले क्लास के लिए फ्रीक्वेंसी, तो क्या फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे, तो इन दोनों को माइनस करेंगे। तो 150 और माइनस 140 ये जब निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, हाँ ठीक है, तो 150 माइनस 141 तो ये निकल के आ जाएगा आपका 9। सही है, तो इन दोनों वैल्यू को माइनस करना है, तो इन दोनों वैल्यू को माइनस करेंगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह से इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये जो क्लास है आपका सेकंड वाला क्लास, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए, तो 141 माइनस 124 इक्वल्स टू 17। नेक्स्ट क्या करेंगे, 124 माइनस 105 तो ये आ जाएगा आपका 19। नेक्स्ट 105 माइनस 60 तो माइनस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 45। नेक्स्ट 60 माइनस 27 33 आ जाएगा, 27 माइनस 12 15 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 12 माइनस 0 6 आ जाएगा, और इसके बाद 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 0 ही रहेगा। ठीक है ना, तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ दिया हुआ था। कैसे क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, फ्रीक्वेंसी है या क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है कैसे चेक करते हैं, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए, तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से आपने क्या निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ये जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ये मोर देन टाइप वाला है। फिर से सुन लीजिए, ये जो दिया हुआ है ये मोर देन टाइप वाला है, तो क्या करना पड़ेगा सर, आपको लेस देन टाइप वाला निकालना पड़ेगा, तब फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो हमारे एक और टेबल यहाँ पे बनेगा। इस टेबल में क्या करेंगे, क्लास इंटरवल लिख लेना फर्स्ट वाले में, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, और फिर से आपको क्या करना है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। अब क्यों करेंगे सर,
तो यहाँ पे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो लेस देन टाइप वाला होगा। हमारा जो फॉर्मूला हम लोग देखे हैं दैट इज फॉर लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और क्वेश्चन में जो दिया हुआ था यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है ये मोर देन टाइप वाला दिया हुआ है। तो मोर देन टाइप वाले से आपको नहीं बनाना है, ठीक है। मोर देन टाइप के लिए फॉर्मूला यूज नहीं करना है, तो किसके लिए करेंगे, लेस देन टाइप वाले के लिए कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फिर से कैलकुलेट करेंगे। चलिए, पहला क्लास था 80 to 90, दूसरा क्लास है 90 to 100। इस तरह से सारा क्लास इंटरवल को लिख लेना, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो हमने अभी कैलकुलेट किया था वो यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते हैं, लेस देन टाइप वाले में तो 9 के लिए तो 9 हो जाएगा, और इस क्लास के लिए क्या हो जाएगा 90 to 100 के लिए, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 17 + 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 26। नेक्स्ट 26 और 19 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 45, और फिर 45 और 45 को जब ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 90, और 90 और 33 को जब ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 123, और 123 और 15 को जब ऐड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 138, और 138 + 12 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 150, ठीक है। नेक्स्ट 150 + 0 तो ये हो जाएगा आपका 150, ठीक है। तो इस तरह से वापस से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेना जब आपका मोर देन टाइप क्वेश्चन में दिया रहेगा तब, क्योंकि वहां जो होता है मोर देन टाइप वाले में अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो वो क्या दिया होता है, जनरली मोर देन टाइप वाला दिया रहता है, और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जो मोर देन टाइप वाला है उससे फॉर्मूला में वो सब डेटा का यूज नहीं करेंगे या उससे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए, नेक्स्ट हम लोग को क्या करना होता है, n/2 कैलकुलेट करना होता है। जैसे आप n/2 कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू निकल के आएगा 75, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, अब आपको चेक करना होता है ये जो 75 है क्या किसी भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मैच कर रहा, ये जो 75 वैल्यू आ रहा क्या किसी भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के वैल्यू से मैच कर रहा। यहाँ पे 9 है, यहाँ 26 है, यहाँ 45, यहाँ 90, यहाँ 123, 138, 150, फिर से 150, तो क्या किसी से मैच कर रहा 75? नहीं कर रहा सर, कोई बात नहीं, नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। 75 से जस्ट बड़ा वाला वैल्यू कौन सा है, तो 75 से जस्ट बड़ा वाला वैल्यू कौन सा, मतलब 75 के आगे वाला, मतलब सबसे पहला 75 के बाद जो सबसे पहला वैल्यू मिल रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो कौन है, तो वो है 90। कौन सा मिल रहा है भाई, 90, ठीक है ना। तो कौन सा फ्रीक्वेंसी ऐसा है जो यहाँ पे 75 से जस्ट बढ़ा, तो है 90। तो 90 ये हो गया आपका 90, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास आ रहा दैट इज 110 to 120, उस क्लास को बोलते हैं हम लोग क्या, तो उस क्लास को बोलते हैं मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हो गया आपका कौन सा, तो 110 to 120, ठीक है ना। तो ये जो 75 से जस्ट बड़ा वाला वैल्यू जो है 90 वो किस क्लास में लाई कर रहा, तो 110 to 120, और ये क्लास हो गया आपका मीडियन क्लास, ठीक है। और मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होता है यहाँ पे देख सकते हैं, मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है ये है 45, और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, यही हमारा क्या होता है, एफ होता है। एफ का वैल्यू, एफ किस लिए, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है मीडियन का ये होता है L + n/2 - CF डिवाइडेड बाय F इंटू H, ठीक है। तो यहाँ जो F होता है ना, ये F क्या है बेसिकली, तो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी होता है F, तो F का वैल्यू आ गया 45, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करना होता है, नेक्स्ट हमें अब देखिए इस फॉर्मूले जो L आ रहा है, L क्या है, तो जो मीडियन क्लास है उसका लोअर लिमिट, मीडियन क्लास कौन सा है, तो 110 to 120, और मीडियन क्लास का लोअर लिमिट है 110 और अपर लिमिट है 120, बट हमें अपर लिमिट का यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो L का वैल्यू कितना आ गया, इस फॉर्मूले में जो L आ रहा उसका वैल्यू कितना आ गया, तो 110। नेक्स्ट H का वैल्यू कैलकुलेट करना होता है, तो H क्या होता है, तो कोई भी दो लगातार क्लास का लोअर लिमिट को माइनस कर दीजिए, या फिर कोई भी दो लगातार क्लास का अपर लिमिट को माइनस कर दीजिए, तो जो वैल्यू निकल के आ जाएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ H विद ऑफ द क्लास। तो H का वैल्यू आ जाएगा 90 - 80 दैट इज 10। नेक्स्ट F हमने पहले बता दिया 45। CF, अब CF क्या होता है, तो मीडियन क्लास, ये आपका मीडियन क्लास है, तो मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाले क्लास का जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज योर CF। CF यहाँ फॉर्मूले में जो CF आ रहा इसका बात कर रहे हैं हम, तो मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाला क्लास का जो CF होता है दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होता है उसी को हम लोग क्या वहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, CF से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस फॉर्मूले में। तो CF का वैल्यू निकल के आ गया 45, ठीक है। बस हमारे पास मीडियन का जो फॉर्मूला है वहां पे पुट कर देना है सारा वैल्यू, तो ये होता है L + n/2 - CF/F इंटू H। L का वैल्यू 110, n/2 पहले हमने कैलकुलेट कर लिया कितना 75 - CF, CF का वैल्यू 45 डिवाइडेड बाय F अगेन 45 इंटू
h दैट इज 10। अब कुछ लोग का हैबिट होता है इसको 45 काट देते हैं, हाँ सर ही करना, मिस्टेक हो जाएगा फिर, ठीक है, पहले माइनस तब डिवीजन करना है, ठीक है, तो माइनस करेंगे, ठीक है, तो माइनस करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 30, और 30 माइनस 10 300, 300 डिवाइडेड बाय 45, 5 से कट कर लीजिए, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, फिर 3 से कट हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, दैट इज 20/3। तो 20 को जो आप 3 से डिवाइड करेंगे, 20 को जो आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका, ये निकल के आ जाएगा 6.67, ऐसे आ जाएगा 6.6666, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो अगर आप 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करते हैं, मतलब 2 प्लेस तक आंसर लिखना चाहते हैं, तो थर्ड वाले डिजिट को देखिए, तो थर्ड वाला डिजिट क्या 6 है, मतलब 5 से बड़ा है, तो 5 या 5 से बड़ा होगा तो इसको क्या करेंगे, एक इंक्रीज कर देंगे, तो इसका जो राउंड ऑफ वैल्यू होगा ये हो जाएगा 6.67। लेकिन अगर ये डिजिट 5 से कम होता तो आंसर 6.67 ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिवाइड करने से 6.67, तो 110 प्लस 6.67, तो ये हो जाएगा आपका 116.67, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए मीडियन निकल के आएगा 116.67। तो जब भी आपका मोर देन टाइप का डेटा दिया रहता है, मोर देन टाइप जब दिया रहता है, मोर देन टाइप वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे चेक करेंगे, फ्रीक्वेंसी कैसे चेक करेंगे कि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मोर देन टाइप वाले में अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो उस केस में क्या करना है, वापस से आपको एक टेबल बनाना है जिसमें आपको लेस देन टाइप वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना है, क्योंकि वहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर दिया हुआ है मोर देन टाइप वाले में तो वो क्या क्या दिया होता है, तो वो दिया रहता है मोर देन टाइप वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो उसके हेल्प से ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ठीक है, किसके हेल्प से करना है, लेस देन टाइप वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से करना है। समझ में आ रहा, चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ओके। तो आई होप ये वीडियो आप जो भी आपने आज लेक्चर मैंने डिस्कस किया, आज वीडियो में जो भी मैंने बताया वो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।